एक समय पर दुनिया की वन ऑफ बेस्ट एयरलाइन माने जाने वाली एयर इंडिया के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा खेल खेला कि ये कुछ ही सालों में हज़ारों करोड़ के लॉस में आ गई। और जब अंत में इंडियन गवर्नमेंट से ये लॉस नहीं संभला और गवर्नमेंट के लिए एयर इंडिया बस एक बोझ बनकर रह गई, तो गवर्नमेंट ने इसे 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप को बेच दिया। लेकिन सवाल आता है कि जिस एयर इंडिया के भारी भरकम लॉस को देखकर कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था, उस एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने क्यों खरीदा? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो एयर इंडिया एक वक्त पर दुनिया की सबसे लग्जरी एयरलाइंस में से एक मानी जाती थी और काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में थी, वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हज़ारों करोड़ के लॉस में कैसे आ गई? आखिर क्या है एयर इंडिया की दर्दनाक कहानी? चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, एयर इंडिया के राइज एंड फॉल के इतिहास को समझने के लिए हमें साल 1932 में जाना होगा। 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा यानी जहांगीर रतन जी टाटा कराची से मुंबई तक एयर इंडिया का पहला एरोप्लेन उड़ाते हैं। हालांकि उस वक्त इसे एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। टाटा एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइन थी जिसे शुरू करने के लिए JRD टाटा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। असल में दोस्तों, JRD टाटा को एरोप्लेन्स में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने एरोप्लेन उड़ाना सीखा और 25 साल की उम्र में वे ऐसे पहले भारतीय बनते हैं जो फ्लाइंग लाइसेंस हासिल करते हैं। साथ ही में JRD टाटा ये सपना देखते हैं कि भारत में सिविल एविएशन को शुरू करना चाहिए, यानी भारत की आम जनता को भी हवाई जहाज़ में ट्रैवल करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन टाटा एयरलाइंस को शुरू करने के लिए JRD टाटा को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, पर उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश राज था, इसलिए JRD टाटा को गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन लकीली JRD टाटा के अंकल डोराबजी टाटा उनकी एविएशन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं। डोराबजी टाटा JRD टाटा की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखते हैं कि आप हमें भले ही पैसे मत दो, लेकिन हमें अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स बेच दो और ये परमिशन दे दो कि हम डोमेस्टिक एरोप्लेन को इंडिया में उड़ा सकें, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हाँ कर देती है। और इस तरह से काफ़ी मशक्क़त के बाद 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा एयरलाइंस को साल 1932 में भारत में शुरू किया जाता है, जिसकी पहली फ्लाइट मुंबई से कराची तक JRD टाटा सर उड़ाते हैं। इस फ्लाइट में 25 किलो चिट्ठियाँ थी जिसे JRD टाटा कराची से मुंबई तक उड़ा कर ले गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, JRD टाटा का सपना सिविल एविएशन को शुरू करने का था, इसलिए इसी साल टाटा एयरलाइंस अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी शुरू करता है, जिससे पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया जा सके। जिसके बाद समय के साथ टाटा एयरलाइंस आसमान छूने लगती है। और फिर आता है साल 1946, जब टाटा एयरलाइंस को रीनेम करके एयर इंडिया कर दिया जाता है और साथ ही इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाता है। एंड इसी बीच JRD टाटा एयर इंडिया इंटरनेशनल को भी शुरू करते हैं ताकि फ़्लाइट्स को इंटरनेशनल ले जाया जा सके। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था और एयर इंडिया अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। लेकिन फिर आता है साल 1953, जब इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि पूरे इंडिया में एयरलाइन सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। यानी उस वक्त पर भारत में जितनी एयरलाइंस कंपनी थी, सरकार उन सभी को अपने अंडर ले लेगी। यानी अब से हर एक एयरलाइन कंपनी सरकारी कंपनी बन जाएगी। जिसके बाद उस वक्त की जवाहरलाल नेहरू की सरकार एयर इंडिया को 2.5 करोड़ रुपए में JRD टाटा से खरीद लेती है और एयर इंडिया समेत 8 अन्य डोमेस्टिक एयरलाइंस को मिलाकर इंडियन एयरलाइंस को शुरू करती है, जहां JRD टाटा को इंडियन एयरलाइंस का डायरेक्टर और एयर इंडिया इंटरनेशनल का चेयरमैन बना दिया जाता है। यानी अभी भी एयर इंडिया सर JRD टाटा के देख रेख में फल फूल रहा था। दोस्तों, JRD टाटा एयर इंडिया की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान देते थे, जिस वजह से 1960s और 70s आते आते एयर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा। एयर इंडिया में ट्रैवल करने वाले विदेशी लोग इसके एरोप्लेन के यूनिक कल्चर रिच इंटीरियर और इसके क्रू की बेहतरीन सर्विसेज को देखकर ये अंदाज़ा लगाते थे कि इंडिया के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं और इंडिया का कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। साथ ही दोस्त, उस टाइम पर ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए एयर इंडिया में ट्रैवल करने वाले कस्टमर्स एयर इंडिया के लिए काफ़ी लॉयल थे। बेसिकली सब कुछ काफ़ी शानदार था। लेकिन फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी गलती करती है जिससे अगले 20 से 30 सालों में एयर इंडिया अपनी वैल्यू खोकर हज़ारों करोड़ के घाटे में चली जाती है। क्या थी वो गलती? चलिए जानते हैं।
दोस्तों, साल 1978 में इंडिया में मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आती है और सत्ता में आते ही मोरारजी देसाई JRD टाटा को एयर इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिस वजह से सर JRD टाटा को काफ़ी दुख पहुंचता है, लेकिन वे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कुछ भी कर नहीं सकते थे। साल 1992 में एयर इंडिया 333 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है और इसके पास 2000 करोड़ का रिजर्व भी था। लेकिन साल 1992 के बाद से ही एयर इंडिया में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जिसमें से पहली प्रॉब्लम थी बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी। दोस्तों, पहले जब एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी तो इसमें ज़रूरत के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को रखा जाता था और जिस एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होती थी या अगर कंपनी लॉस में जाने लगती थी तो एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता था। लेकिन सरकारी कंपनी बनने के बाद से एयर इंडिया में एक बार जो एम्प्लॉय आ गया उसे निकाला नहीं जा सकता था, फिर चाहे वो जॉब के लिए फिट हो या अनफिट, जिस वजह से नेशनलाइजेशन के बाद समय बीतने के साथ साथ एयर इंडिया में एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ने लगा था और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मतलब ज़्यादा सैलरी देना, यानी कंपनी पर एक्स्ट्रा खर्च का बोझ पड़ने लगा। सेकंड प्रॉब्लम, फ्री सर्विस। एयर इंडिया के बहुत से सीनियर एम्प्लॉयज़ को ये छूट थी कि वे फ्री में एयर इंडिया की फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, जिस वजह से एयर इंडिया के हज़ारों एम्प्लॉयज़ फ्री में ट्रैवल करते थे। यानी जिन हज़ारों लोगों के ट्रैवल से एयर इंडिया पैसे कमा सकता था, वो पैसे इसे गंवाने पड़ते थे। थर्ड प्रॉब्लम, करप्शन। दोस्तों, साल 2005 में एयर इंडिया ने $10.8 बिलियन खर्च करके 111 एयरक्राफ्ट्स खरीदे थे, लेकिन चूंकि उस टाइम पर इंडिया में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस 111 एयरक्राफ्ट्स की डील में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुआ था, जिस वजह से बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में एयर इंडिया को ये 111 एयरक्राफ्ट काफ़ी महंगे रेट पर मिले थे। फोर्थ प्रॉब्लम, मेंटेनेंस। लापरवाही की वजह से एयर इंडिया दूसरे एयरलाइंस के कंपैरिजन में अपने प्लेन्स का मेंटेनेंस काफ़ी महंगे रेट पर करवाते रहे थे। फिफ्थ प्रॉब्लम, मैनेजमेंट चेंजेस एंड हाई कंपटीशन। एयर इंडिया की जो टॉप मैनेजमेंट टीम थी, समय के साथ उन्हें बदल दिया गया। साथ ही उस टाइम पर कैबिन क्रू के सिलेक्शन और ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से एयर इंडिया की इन फ्लाइट सर्विस ख़राब हो गई। यानी एयर इंडिया जिस सर्विस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थी वही ख़राब हो गई। साथ ही साल 2000 के बाद से बहुत सारी कंपनियां एविएशन सेक्टर में आ गई, इसलिए एयर इंडिया के लॉयल कस्टमर्स एयर इंडिया को छोड़कर दूसरे एयरलाइन ऑप्शंस पर शिफ्ट हो गए। सिक्स्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज। सर JRD टाटा को एयर इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या नेता इतना नॉलेजेबल नहीं था कि वो ये फैसला कर सके कि कौन से प्लेन्स को खरीदना फ़ायदे का सौदा होगा और कौन से प्लेन्स को खरीदना घाटे का सौदा होगा। साथ ही इन लोगों को ये भी नॉलेज नहीं थी इन्हें किस रूट पर एरोप्लेन को फ्लाई करना चाहिए और किस पर नहीं, जिस वजह से ये लोग एयर इंडिया को लॉस की तरफ ढकेलने लगे। लेकिन आगे चलकर जब अटल बिहारी जी की सरकार सत्ता में आती है तो वे एयर इंडिया को बेचकर हटाना चाहते थे और उस वक्त टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी इसे वापस खरीदने को तैयार भी थे। लेकिन उसके एविएशन मिनिस्टर शरद यादव ये फैसला लेते हैं कि वे इसे नहीं बेचेंगे, जिसके बाद समय बीतता गया और आखिरकार जब एयर इंडिया हज़ारों करोड़ के घाटे में चली गई तब जाकर साल 2017 में भारत सरकार इसे बेचने का फैसला करती है। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, इसलिए साल 2020 आते आते एयर इंडिया लगभग 70,000 करोड़ के घाटे में चली जाती है, जिस वजह से कोई भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अंत में रतन टाटा जी सामने आते हैं और 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ में खरीद लेते हैं। दोस्तों, सर रतन टाटा के लिए एयर इंडिया को खरीदने का मतलब है अपने परिवार की विरासत को वापस अपने परिवार में लाना। तो दोस्तों, ये था एयर इंडिया का इतिहास। क्या लगता है आपको, क्या आगे चलकर एयर इंडिया अपनी वही वैल्यू वापस हासिल कर पाएगा जो कि 1960s 70s के टाइम पर एयर इंडिया को दी जाती थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।